मॉर्निंग। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई बच्चा रिप्लाई करे? ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी लोग अपना माइक जो है उसको ऑफ करिए, म्यूट करिए। तो आज हम लोग देखो, ये हम लोग का जो लास्ट चैप्टर है, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, मतलब संक्षारण और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये संक्षारण या फिर कोरोजन होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको आप जब मार्केट से लाते हो, न्यू कंडीशन में रहते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस देखोगे कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं। इसका बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल है आयरन, लोहा। तो लोहे में आप देखते हो कि जैसे लोहा है, अगर उसको हम लोग कोई भी पेंटिंग न करें या फिर उसमें वार्निश वगैरह कुछ भी नहीं लगाएं, तो आपको कुछ समय बाद मिलेगा कि जो लोहा है उस पे एक जंग या फिर रस्टिंग होने लगती है। तो ये जो रस्टिंग है या जिसे हम जंग कहते हैं, यही हमारा है संक्षारण या फिर कोरोजन। ऐसे ही और भी अगर आप मेटल देखोगे तो जस्ट लाइक द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में है, आपको वहां पे भी संक्षारण मिलेगा। या फिर कॉपर के बर्तन हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, या उसके बहुत सारे अदर मटेरियल भी हम लोग यूज करते हैं, तो उसको आप देखते हो कि जो हमारा ये कॉपर होता है, तांबा, वो भी अगर कुछ समय तक आप यूज करते रहो तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक वाइट ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। तो ये जो वाइट ग्रीन कलर कोटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई डिपोजिशन है, वो एक्चुअल में क्या है कि जो कॉपर है वो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई और हमारा कॉपर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या है, एक तरह से संक्षारण ही है या कोरोजन कहते हैं। तो सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारा मेटल या फिर मेटल के साथ में आपके एलॉयज, मतलब मिश्र धातुओं, जो क्या होते हैं कि कभी भी वायुमंडलीय कंडीशन में या फिर वायुमंडल में प्रेजेंट गैसों और नमी के प्रभाव से उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। अब ये आती है बात कि संक्षारण होता क्या है या उसके क्या कारण हैं, किन कारणों से ये कोरोजन होता है। तो कोरोजन के मेनली दो कारण होते हैं। पहला ये होता है कि जो हमारे आप देखोगे वायुमंडल में जो गैसें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारे क्या करते हैं, जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी सतह को क्षय करने लगते हैं। सभी लोग अपने माइक को ऑफ करो, तुरंत म्यूट करो। और दूसरा जो रीजन होता है वो है कि कभी भी जो हमारा कोई मेटल है किसी भी लिक्विड में डिप हो, डूबा हुआ हो, या किसी लिक्विड के कांटेक्ट में लंबे समय तक अगर है, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगती है, जिसकी वजह से भी ये संक्षारण या फिर कोरोजन होने लगते हैं। अब संक्षारण से हानियों की बात की जाए तो संक्षारण से आप देखोगे, सबसे आसानी से हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो भी मेटल है उसकी क्वालिटी या फिर उसकी क्वालिटी तो खराब होगी, साथ में उसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। तो संक्षारण की बहुत सारी हानियां हैं। जैसे आप मेटल में एग्जांपल ले लो लोहे का, तो लोहा जो है हमारा वो वहां पे आयरन फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लास्टली फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड जो हमारा है उसे ही हम लोग जंग या फिर रस्ट कहते हैं। तो उसकी हम कहते हैं कि लोहे की क्वालिटी खराब हो गई है या फिर वो हमारे यूज के लायक नहीं रहा। इसी तरह और भी मेटल्स में देखोगे, कॉपर है तो कॉपर आपका क्या है, कॉपर कार्बोनेट में या क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो ये सारी उनकी प्रॉपर्टी और साथ में उनकी क्वालिटी को भी नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो धातुएं हमारे उपयोग के लायक नहीं बचती हैं। फिर ये होता है कि जो ये संक्षारण है ये मेनली दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का जो संक्षारण होता है वो टोटली इस पे डिपेंडेंट होता है कि हमारा मेटल, पहली चीज, कि किस कंडीशन में है और किसके कांटेक्ट में है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे संक्षारण को दो प्रकार से बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय संक्षारण, और दूसरे को कहते हैं इमर्ज या निमज्जित संक्षारण। तो पहले हम लोग आते हैं वायुमंडलीय संक्षारण पे। तो वायुमंडलीय संक्षारण का मतलब
ये होता है कि कभी भी हमारा कोई मेटल किसी भी, आप देखोगे जो हमारे वायुमंडल में गैसेज हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डिफरेंट हैलोजेंस हैं, ऑक्सीजन, इनके संपर्क में जब ये आते हैं तो इनके साथ अभिक्रिया करने लगते हैं और इसके कारण इनका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है। तो इसे, इस प्रकार के संक्षारण को हम लोग ऑक्सीकरण संक्षारण या ऑक्सीडेटिव कोरोजन कहते हैं। इस वायुमंडलीय संक्षारण को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। एक नाम होता है ड्राई या शुष्क संक्षारण और दूसरा होता है केमिकल या रासायनिक संक्षारण। तो किसी भी संक्षारण के प्रकार को आप पढ़ना तो उसके जितने भी नाम है सब याद रखना, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। फिर जो दूसरा हमारा कोरोजन है उसको हम कहते हैं निमज्जित या फिर इमर्स संक्षारण। तो निमज्जित या इमर्स संक्षारण का मतलब ये होता है कि कभी भी आपका जब मेटल किसी भी लिक्विड, चाहे वो वाटर भी हो सकता है या दूसरे लिक्विड, उसके अंदर डिप हो, डूबा हुआ हो या फिर वाटर या किसी और लिक्विड के कांटेक्ट में लगातार है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो मेटल है वो और साथ में जो वाटर में H2O ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं। गैल्वेनिक सेल का निर्माण होने का मतलब हुआ कि एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी जगह रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। तो मेटल का जो सरफेस है उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारा H+ मतलब जहाँ हमारे वाटर से रिलीज हो रहा है उसका रिडक्शन होता है, तो वो सिंपली हमारा हाइड्रोजन गैस में रिलीज हो जाता है। तो जब ये लगातार हमारा मेटल सरफेस पे एनोडिक रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्षय होने लगेगा, जिसे हम लोग संक्षारण कहेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं या कारक हैं जो कि संक्षारण या कोरोजन की स्पीड को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मीन्स कई ऐसे आपके कारक हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे मेटल का कोरोजन या संक्षारण कितने स्पीड से हो रहा है या कितनी गति से। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारी गैल्वेनिक श्रेणी के धातु। तो होता क्या है कि जितने भी हमारे धातु होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, क्रिया करने की क्षमता के आधार पर उन्हें हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है क्रियाशील और एक होता है अक्रियाशील। तो ऐसे मेटल्स जो कि अक्रियाशील, दैट मीन्स इनएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, उन्हें हम लोग नोबल मेटल्स भी कहते हैं। और जो हमारे धातु हाईली क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सीरीज बनाते हैं श्रेणी, उसमें सबसे ऊपर उन्हें रखते हैं। तो क्रियाशील धातुओं और कम क्रिया करने वाले या अक्रियाशील धातुओं को मिला के एक श्रेणी बनाई गई है जिसे हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनिक श्रेणी। तो इस गैल्वेनिक श्रेणी में आपको मिलेगा कि अगर किसी दो धातुओं के मध्य में जितनी ज्यादा दूरी होगी उनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंसेस उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर कहीं पे भी आप उन दोनों टाइप के मेटल को यूज करते हो साथ में, तो उनके बीच में संक्षारण की स्पीड भी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट चीज ये आती है कि हमारा जो मेटल है उसकी प्योरिटी या शुद्धता क्या है। तो किसी भी मेटल में जब इम्प्योरिटीज मतलब दूसरे मेटल को मिक्स किया जाएगा तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब विद्युत रासायनिक विभव का डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि हमारे उस पर्टिकुलर मेटल में जिसमें हमने दूसरे धातु की मिक्सिंग की है, वो वहां पे कोरोजन को स्पीड अप करेंगे, तेज करेंगे, क्योंकि एक हमारा क्या है जो ज्यादा क्रियाशील है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोडिक हो जाएगा, और जो कम क्रियाशील है वो हमारा धनावेशित या फिर उस पर अपचयन होगा। तीसरी चीज आती है कि जो भी हमारा धातु है उसकी भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट क्या है। तो धातु आप ले लो या कोई भी एलॉय मिश्र धातु ले लो, तो दोनों में जितना उनका आकार कम होगा मतलब छोटा होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या है, उसमें विलेयता अधिक होगी और उसका संक्षारण या कोरोजन भी ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट बात आती है कि धातु की निष्क्रियता या पैसिविटी। पैसिविटी होता है कि मान लो जो कुछ हमारे मेटल होते हैं
उनको हम लोग अक्रिय कहते हैं। अक्रिय होने के कारण उनमें क्या है, वो संक्षारण को होने को प्रतिरोध करते हैं। तो ऐसे मेटल जो अक्रिय होने के कारण संक्षारण को अपोज करते हैं या फिर उसका प्रतिरोध दिखाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग पैसिविटी या फिर निष्क्रियता कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जनरली हमें ये मिलेगा कि कोरोजन की स्पीड भी ज़्यादा होती है। वैसे ही अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में, नमी ज़्यादा मतलब वाटर की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में भी संक्षारण की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है कि जो हमारे कोई भी हमारा मेटल है वो किस माध्यम में है, किस मीडियम में है, उसका पीएच लेवल भी काफी हद तक डिसाइड करता है कि हमारे मेटल का संक्षारण होगा या नहीं। जैसे अगर आप कहीं भी अपने मेटल को रखते हो और जिस मीडियम या माध्यम में वो प्रेजेंट है वहां पे पीएच की वैल्यू 7 से कम है, दैट मीन्स वो अम्लीय एसिडिक होगा, तो वहां पे संक्षारण हमेशा ही क्षारीय या न्यूट्रल उदासीन मीडियम की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो ये हमारे कुछ कारण हैं जो कि संक्षारण के इफेक्ट को या फिर उसकी गति को प्रभावित करते हैं। फिर संक्षारण के लिए कि किस प्रकार किसी मेटल में कोरोजन होता है, दो थ्योरी या दो सिद्धांत दिए गए। उसमें से एक सिद्धांत का नाम है प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या फिर वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत या डायरेक्ट केमिकल थ्योरी। इसका दूसरा नाम होता है शुष्क या रासायनिक संक्षारण। तो सिंपली यहाँ पे यही है कि जो हमारा वायुमंडल है इसके बारे में थोड़ा सा हमने जो पहले अभी बताया है टाइप ऑफ कोरोजन, ये वही संचारक जिसे हम कह रहे हैं, या फिर प्रत्यक्ष या डायरेक्ट केमिकल थ्योरी कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वाटर के वेपर्स भी हैं जिन्हें जल वाष्प कहते हैं। तो ये सारी जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं कि कोई भी आपका जो मेटल है उसकी सतह पर साधारण या फिर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, तुरंत डायरेक्ट क्रिया करती हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारा मेटल है वो उनके ये जो हमारे गैसेस हैं जो प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके अकॉर्डिंग वो मेटल के ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड की लेयर बनाने लगती हैं। और जब ये लेयर बनती है तो ये आप देखोगे कि ये काफी हार्ड या कॉम्पैक्ट होती हैं और ये स्टेबल होती हैं। इस लेयर के बनने के कारण क्या होगा कि हमारा जो मेटल है वो क्या होगा कि डायरेक्ट अब उसका कांटेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन से कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मेटल उस पर जब एक लेयरिंग हार्ड बन जाती है तो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट से कम हो जाएगा। तो धातुओं पर ये जो ऑक्सीजन की क्रिया से होने वाला जो संक्षारण होता है इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण संक्षारण या फिर शुष्क संक्षारण, रासायनिक संक्षारण, रासायनिक सिद्धांत। उसके बाद एक सीजन होती है, हमेशा मोस्टली आपको क्या है कि वहाँ पे मॉइस्चर होता है और आपको ये मिलेगा कि चाहे हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो, हाई हो, तो हमारा जो धातु है उनके साथ क्या है अभिक्रिया करेगा। और इसी तरह हमारे जो गैल्वेनिक जो हमारे मेटल है जो ज्यादा क्रियाशील है उनका संक्षारण ज्यादा होगा, और जो हमारी नोबल मेटल है मतलब जो कम क्रिया करते हैं जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये क्या आपको मिलेगा कि जनरली इनमें संक्षारण नहीं होता है। अगर होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो भी काफी हाई टेम्परेचर पे होता है। तो जो हमारा ऑक्सीकरण संक्षारण होता है इसको हम लोग रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं। रिएक्शंस बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ी थी। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमने पहले एक धातु लिया है, मेटल एम से दिखाया है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो आप देखोगे कि वहां पे एन नंबर के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है,
फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा, मतलब उसका रिडक्शन अपचयन हो जाएगा और वो ऑक्साइड आयंस में बदल जाएंगे। तो ये ऑक्साइड आयन में आसानी से बदल सकते हैं। तो आप सिंपली टोटल रिएक्शन को अगर दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो कि हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयनाइज हो जा रहा है या फिर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण ही क्या है आपका कि वो कोरॉइड हो रहा है या फिर जिसे हम लोग कहेंगे कि संचारित। अब हमारे जो कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि है या फिर नोबल मेटल कह रहे हैं या कम क्रिया करते हैं, जैसे कि आप हमने कहा कि प्लैटिनम है, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो जो प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो प्लैटिनम क्या होता है हमारा, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता है। और गोल्ड भी बहुत ही कम अमाउंट में उसकी रिएक्टिविटी होती है। बट अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो होता है वो थोड़ा बहुत इन दोनों की अपेक्षा रिएक्टिव होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चांदी के कोई भी सामान बने हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, बर्तन हो या कोई भी चीजें होती हैं, तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो काले पड़ने लगते हैं, उनकी शाइनिंग चमक कम हो जाती है। तो उनकी चमक या शाइनिंग का जो कम होना होता है या हम कहते हैं काला पड़ना, तो काला जो पड़ रहा है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसका कोरोजन या संक्षारण होता है। तो होता क्या है कि जो सिल्वर है वो अगर हमारे वातावरण में जो भी सल्फर के ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस हैं, मेरा मतलब है कहने का कि सल्फर के साथ रिएक्शन करके वो सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है वही काले रंग की परत को बनाता है चांदी के ऊपर। लेकिन ये सारी धातुएं बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए हम लोग इनको नोबल मेटल या फिर अक्रियशील मेटल भी कहते हैं। अब उसके ये है कि ये नेक्स्ट थ्योरी जो है इलेक्ट्रो विद्युत रासायनिक सिद्धांत, या दूसरा नाम है इसका न या वेट कोरोजन। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जो जो धातुएं होती हैं इनकी रिएक्टिविटी, जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से हमने जो पढ़ा था इक्वेशन, वहां पे देखा था कि किस तरीके से हमारा मेटल अपने ऑक्साइड कन्वर्ट होता है और टोटली इसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको ये मिलेगा धातु का संचारण तब होता है जब एक आपका क्या करेगा, एक कंडक्टिंग द्रव धातु के संपर्क में आता है या दो विभिन्न धातुएं अथवा मिश्र धातुएं विलयन में डूब जाती हैं या स्लाइड टिप होती है। अभी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कि हमारा ये जो दूसरा मेथड है इमर्ज या फिर निमज्जित कोरोजन, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ सीधी सी बात होगी, वेट इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि हमारा जो मेटल है या फिर एलॉय मिश्र धातु है वो किसी न किसी द्रव या फिर डूबी हुई हो या लगातार उसके कांटेक्ट में हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा कि एनोडीय और कैथोडीय क्षेत्र या फिर एरिया का होता है या ऐसे एरिया वहां पे विकसित होते हैं। और जब ऐसे एरिया विकसित होंगे तो जो हमारा लिक्विड मीडियम है वो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की तरह या इलेक्ट्रोलाइट विलयन की तरह काम करेगा, जिसमें धारा प्रभावित होगी और धातु का संचारण होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि हमारा जो मेटल है आप ले रही हो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको हम कहेंगे कि एनोडी क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा और वो धातु हमारा ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में जो दूसरा हमारा कैथोडिक क्षेत्र होता है वहां पे तो होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण, लेकिन उस एरिया चयन होता है वहां पे कोरोजन नहीं होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या वैद्युत केमिकल वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, इस संचारण में कुछ कॉन्सेप्ट हम इसको समराइज कर सकते हैं। जैसे जी क्या होगा कि एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले एनोडीय और कैथोडीय एरिया को जनरेट करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक कंडक्टिंग मीडियम या चालक माध्यम होता है जो कि हमारा द्रव या फिर कोई भी मतलब पानी हो सकता है या कोई भी दूसरा द्रव हो सकता है।
और संचारण जो होगा वो सिर्फ एनोडीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि एनोडी क्षेत्र पे ही ऑक्सीडेशन होता है। और संचारण उत्पाद जो होता है हमारा, वही आपको मिलेगा कि एनोडी और कैथोडी क्षेत्र के बीच में ही बनता है। अब इसमें आप ये देखोगे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सपोज अगर हम इसको आयरन के संचारण को लेके बताएं, जैसे ये आपको दिख रहा है आयरन का लोहे का जंग लगना। अगर आप इसको देखो तो लोहे में जंग कैसे लगता है, तो अगर आप पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारा मेटल है, लोहा है, वो किसी भी लिक्विड में या फिर पानी में इमर्स्ड है या उसके कांटेक्ट में कोई भी लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको ये मिलेगा कि धीरे धीरे इस नमी की उपस्थिति में जंग लगने लगता है लोहे का। और जब आयरन या लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में रहता है तो इसकी सतह पर रेड ऑरेंज कलर की एक लेयरिंग बन जाती है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। और रस्ट एक्चुअल में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जैसे ये एग्जाम में आ सकता है कि रस्ट क्या है, तो आप लिखोगे Fe2O3.XH2O। XH2O मतलब कि वाटर का नंबर, वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या डिफर हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल वे में जब सिर्फ फेरिक ऑक्साइड होता है तो हमारा जो जंग होता है वो लाल नारंगी या फिर रेडिश ऑरेंज कहते हो। लेकिन जब हमारे जंग में वहाँ पे उसका फेरिक फॉर्म में ही है, लेकिन अगर वो फेरिक ऑक्साइड हो और साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड हो तो उस कंडीशन में हमारी लेयर ब्राउन कलर की भी बनती है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जंग का कलर अलग होता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है, कहीं पे आपको काफी ब्लैक सी दिखती है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि जो जंग बन रहा है या रस्ट, उसमें सिर्फ फेरिक ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड मिक्सअप है। अब यही चीजों को रिएक्शन के थ्रू दिखाया है कि हमारा आयरन है, वातावरण में हमारे पास ऑक्सीजन है और वाटर प्रेजेंट है, इसके साथ ये रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे कि आपका आयरन है, माइक को ऑफ करो। हेलो मैम। कुलदीप पाल मैम क्यों? मैम हाँ रस्ट रस्ट एक बार और बताइए। ठीक है। रस्ट हमने ये बताया कि जो जंग होता है लोहे का, याद रखना सारे बच्चों कि रस्ट हमारा क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। नॉर्मल वे में अगर हम जंग को प्रदर्शित करते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। लेकिन जो जंग का कलर होता है रस्ट का, आपने देखा होगा कि कभी कभी वो ब्राउन रेडिश होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत ही डार्क ब्राउन सा हो जाता है, लगता है कि जैसे ब्लैक है। तो ये जी सिंपली हाँ। याद रखिएगा कि अगर आपका आयरन सिर्फ फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3, तो ये थोड़ा सा आपको रेडिश ऑरेंज मिलेगा। लेकिन जब फेरिक ऑक्साइड साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड भी हो तो इसका कलर और भी डार्क हो जाता है, समथिंग डार्क ब्राउन की तरह दिखता है या ब्लैकिश जंग होती है। ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा कि देखो यहाँ तीसरी क्वालिटी और दी है आपके स्क्रीन पे कि मिश्रित फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों जब होते हैं तो ये हमारा जंग का कलर एकदम काला हो जाता है। तो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, रेड ब्राउन है मतलब रेड ऑरेंज है तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड है। अगर आपको ब्राउन मिल रही है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और अगर आपको ब्लैक दिख रही है काले रंग की, तो मतलब वो क्या है, आपका फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है। तो अभी हम ये बता रहे थे कि ये ओवरऑल जो रिएक्शन होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन होती है। आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि हमारा आयरन सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कर लेगा और अपचयित हो जाएगा और बन जाएगा ऑक्साइड के आयन में। हमारे पास वातावरण में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वाटर है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब हमारे पास ये कह सकते हैं कि फेरिक आयन प्रेजेंट है और साथ में ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इन्हीं के साथ सिर्फ अगर ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयन के साथ फेरिक रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और अगर वाटर की कंटेंट ज्यादा है मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी बन रहे हैं तो साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। अब उसके बाद अगर हम जंग की बात करें तो ये क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर आपने छुआ होगा हाथ से, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और पोरस छिद्र युक्त होता है, मतलब ये धातु पे बहुत ज्यादा चिपकता नहीं है, इसको आसानी से हम लोग हटा सकते हैं या खुद भी अपने आप ये हट जाता है। तो जो भी रस्ट या फिर आप समझ लो कोई भी संक्षारण का जो उत्पाद होता है, अगर वो आपका सॉफ्ट बनता है, छिद्र युक्त होता है, तो उस कंडीशन में हमारे उस मेटल का संक्षारण ज्यादा से ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे हमारे मेटल जिनके केस में आपको मिलेगा कि संक्षारण का उत्पाद अगर कोई भी अच्छिद्रित हो और हार्ड लेयर बनाता है, जैसे तांबे के केस में, तो उस मेटल का संक्षारण दूसरे वाले मतलब जिसमें ज्यादा छिद्र होते हैं या सॉफ्ट होता है उसकी अपेक्षा कम होगा। तो सिंपली अगर आप अपने आप से खुद इमेजिन करके देखो कि हमारे पास एक कॉपर की सतह हो और एक हमारे पास लोहे की सतह हो, तो दोनों को अगर आप एक ही टाइम में एक ही प्लेस पे रखो और जो है कुछ महीनों बाद एग्जैक्ट 3 महीने 4 महीने बाद आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि दोनों मेटल के केस में आयरन जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर, है ना। फिर यहाँ पे भी स्पेशली अब जो चीजें अभी हमने आपको एक कॉमन वे में बताई थी कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है और उसका रोकथाम, तो यहाँ पे अलग से जो है लोहे के केस में बताया है, तो इसको आप चीजों को देख लेना। तो सिंपली क्या होता है, कारक तो वही होंगे, और उसके बाद बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पेंट करते हैं, वार्निश ग्रीस लगाते हैं, या फिर लोहे के ऊपर जिंक की लेयर लगाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये याद रखिएगा कि कभी भी लोहे के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर उसी तरह दूसरा प्रोसेस होता है कि लोहे के ऊपर टिन की लेयर भी लगा दी जाती है या फिर निकिल की लेयर लगा दी जाती है। तो जब आपको मिलेगा कि कभी भी हमारे मेटल के ऊपर अगर ये टिन की लेयर लगा दी जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं टिनिंग, ठीक है, टिनिंग कहते हैं। और उसी तरह जिंक भी लगा दिया जाए तो गैल्वेनाइजेशन। दूसरी चीज, अगर ये सारे जो है शॉर्ट टॉपिक आपकी किताब में लास्ट में दिए होंगे कि धातु का लेपन या मेटल कोटिंग क्या होती है, तो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ यही चीजें वहां पे अलग से भी दी हुई हैं। तो आप बस याद रखना कि धातु को बचाने के लिए हम लोग कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग कई तरीके की होती है। पहला क्या हुआ, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब कि हमारे धातु के ऊपर अगर जिंक की लेयर को लगा दिया जाए तो उस प्रक्रिया या जिंक का लेपन किया जाए तो उस प्रक्रिया को जस्त चढ़ाना या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे मेटल के ऊपर टिन की लेयर लगा दी जाती है तो उसे हम लोग टिनिंग कहते हैं। फिर एक होता है जस्त ताप लेपन या शेरा डिकरर। तो जस्ट ताप लेपन या शेरा डिकरर से मतलब है कि यहाँ पे भी जिंक की लेयरिंग होगी, बट जिंक हमारा एक डस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और यह प्रक्रिया एक हाई टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर का आप चैम्बर सेट करोगे, उस केस में हमारा जो कोई भी लोहा है या इस टाइप के कोई भी मेटल है या छोटे मोटे बर्तन होते हैं या उपकरण होते हैं उनके ऊपर जिंक के चूड़ की स्प्रेडिंग कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसे कहते हैं जस्त ताप लेपन या चेरा ड्रिकरर। ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं। फिर होता है एल्युमिनियम ताप लेपन या फिर कलरीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि अगर हाई टेम्परेचर पे कोई भी हमारा आयरन हो, स्टील हो, उसको एल्युमिनियम की लेयर लगा दें, एल्युमिनियम की लेपिंग कर दें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम ताप लेपन या कलरीकरण। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि जिंक को हम लोग बलिदानी एनोड क्यों कहते हैं या सेक्रीफाइजल एनोड क्यों कहते हैं। तो सिंपली
कि हमारा जो लोहा है या दूसरा मेटल जिसको हमें कोराइड होने से बचाना है कोरोजन से, उसके ऊपर अगर हम जिंक की लेयर को लगा दें, और इस जिंक की लेयर को लगाने से होगा क्या, जब कभी भी कोरोजन होगा तो पहले स्टार्टिंग कोरोजन की या फिर एनोड बनने की या ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया हमेशा ही जिंक लेयर पे होगी। तो जिंक अपने को खुद डिस्ट्रॉय करेगा, कोरॉइड करेगा या संचारित होगा, लेकिन हमारा जो मेन मेटल है लोहा, उसको ये बचा लेता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं इनिशियल एनोड या फिर बलिदानी एनोड। ये शॉर्ट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मेटल को और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे दूसरा होता है एक विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि कोई भी धातु है उसके ऊपर किसी अन्य धातु की लेयर को चढ़ाया, विद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ऐसी कंडीशन करना, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसका जो मेन मकसद होता है, पहला तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम किसी भी धातु को सुरक्षित कर सकते हैं, या एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयरिंग चढ़ा के हम लोग उसे मतलब कोई सुंदर सा कलर या शेप सुंदर सा कलर दे सकते हैं। हमारा अगर कोई मटेरियल हमने कोई कह सकते हैं कि कुछ सजाने वाला अगर हमारा डेकोरेटिव पीस है, लोहे का बना है, लेकिन अगर हम उसे मार्केट में बेचना है कि वो अच्छा लगे, तो उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकिल की, क्रोमियम की, जिंक आदि की कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और दूसरी चीज होता है कि हमारा जो लोहा है वो कोरॉइड होने से बचा रहता है। फिर कुछ और भी उपाय होते हैं जिनसे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा जो मेटल होता है उसकी सही प्रकार से डिजाइन करना या प्रॉपर डिजाइनिंग करना। और ये जो डिजाइनिंग होती है वो कुछ सिद्धांत या कॉन्सेप्ट पे निर्भर करते हैं। जैसे आपको मिलेगा कि जो संक्षारण करने वाला विलयन है उसकी उपस्थिति में असमान धातुओं का संपर्क नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका ऐसा विलयन है जो उसकी संक्षारण को गतिशील करता है, हमारे दूसरे मेटल उसके कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। और जब दो असमान धातुएं संपर्क में हो तो उनमें एनोडीय पदार्थ का क्षेत्र जितना अधिक संभव हो होना चाहिए। दूसरी चीज, जब दो असमान धातुएं संपर्क के लिए प्रयोग करनी हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो, इतने समीप हो कि जिससे उसमें डिफरेंसेस ना एराइज हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उनके बीच में संचारण उतना ही कम होगा। दूसरी बात, अगर जो भी धातु हमारा एनोडिक हो उस पे हम लोग पेंट कर ले, उस पर जो है अगर हम पेंट कर उसका तो कोरोजन नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा हमारा पार्ट है वो अगर हमें बचाना है तो फिर इसको हमें क्या है, जैसे हमने जिंक को कहा कि सैक्रिफाइसियल मेटल है, तो फिर इसको आप क्या करोगे कि इस पे पेंट नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट ये होता है कि जो हमारे ठोस मेटल है या मेटल हमारे ठोस होते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका जो शेप होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। जितना आप उसके शेप को रफ रखोगे उसमें क्या होगा, आपको संचारण की स्पीड, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो संचारण की स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो ये सब जो डिफरेंट तरीके हैं जिनके वजह से या जिनके प्रभाव से हम लोग संचारण की स्पीड को या संचारण को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ चीजें नहीं है, शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, लेकिन आपको जो है इसे अच्छे से शॉर्ट नोट्स को पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ आपको मिलेंगे बुक में कि संचारण के प्रकार क्या है, जो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये मिलेगा कि कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं शॉर्ट टाइप्स के सॉल्व करना, और कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे गैल्वेनाइजेशन है, टिनिंग क्या है, इसको तैयार करना, और जो दोनों इसके थ्योरीज हैं, सिद्धांत, उनको दोनों मेथड्स को पढ़ना, उनके जितने नाम हैं उनको भी आप याद करना कि जो जो नामों से इनको बुलाया जाता है, ठीक है। फिर उस देखो तुम लोग को सारे सिलेबस कंप्लीट हो, आप लोग आईयूपीएससी के आज कुछ वर्कशीट मैंने ग्रुप में दी थी, ठीक है, उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। और उस वर्कशीट के साथ में एक समरी दिया था मैंने वर्कशीट आईयूपीएससी का,
तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और उसके बाद जो भी चीजें आप लोग पढ़ना, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो जो भी आपका रिवीजन क्लास होगी मैं उसको ले लूंगी, ठीक है। चलिए फिर आज आप लोग का सिलेबस खत्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। रंजीत कुछ ओके पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम कुछ मेन पॉइंट बता दीजिए। क्या बता दें? मेन पॉइंट मैम, कितने पढ़ना कैसे? किस टॉपिक में बेटा? मैम उसमें जो जल वाला है, वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट में देखो, पहली चीज की हार्ड वाटर, कठोर जल किसे कहते हैं, ठीक है। जी साबुन के मैम। जी साथ मैम। उसकी अभिक्रिया जो मैंने लिखाई थी, रिएक्शन, उसको पढ़ जी लेना। जी मैम। और जल की कठोरता दो प्रकार की बताइए, और दोनों की कठोरता में जो डिफरेंस है, मतलब आपको केमिकली डिफरेंस बताना। ये मत सिर्फ लिखो कि हाँ पानी को गर्म करके हम लोग अस्थाई को हटा देते हैं और पानी जी को अगर डिफरेंट मेथड से रिमूव करते हैं तो स्थाई, ये सिर्फ नहीं बताना जरूरी है। आपको जितनी जी रिएक्शंस मैंने लिखवाई है वो सारा आपको लिखना होगा। फिर वाटर जी के मैम। ट्रीटमेंट के जो मेथड्स मैंने बताए हैं, ठीक है, दोनों, एक आपका जियोलाइट प्रोसेस है और दूसरा क्या जी है आपने पढ़ा, आयन एक्सचेंज, ठीक है, आयन विनिमय मेथड। उन दोनों को पढ़ना। उसमें जितने टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो सब करना, पीएच का, बफर का, सबके डिफिनीशन, यस मैम। सबके ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यस मैम। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो फिलहाल तुम लोग पढ़ो इसको, और कोई दिक्कत हो तो आप पहले क्या है कि प्रॉब्लम से एक जगह लिख लीजिए। रिवीजन क्लासेस करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया जाएगा, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। ओके। यस मैम। यूपीएससी का जो वर्कशीट भेजी है मैंने उसको सॉल्व करो। और एक भेजी है कि उसमें आपका अनुलग्न और पूर्वालग्न, सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगते हैं उसको याद करिए आप लोग, ठीक है। यस मैम। चलिए फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस करेंगे। आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, फिर उसके, चलो ओके, ठीक बेस्ट है ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। यस मैम। प्रेजेंट प्रेजेंट